इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं भारत में मुगल साम्राज्य की एकदम शुरुआत, बिल्कुल शुरुआती दिन। हाँ, और खास तौर पे पहले दो बादशाहों पर ध्यान देंगे, बाबर और हुमायूं। बिल्कुल। हमारे पास जो नोट्स हैं उनसे उनके शासन, लड़ाइयाँ, उनकी निजी जिंदगी, इन सब पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। और हमारा मिशन क्या है? ये समझना कि ये राजवंश, ये डायनेस्टी शुरू कैसे हुई और क्या मुश्किलें आई शुरू में। कहानी एक 12 साल के लड़के से शुरू होती है। राजा बना और फिर सब गंवा बैठा। तो चलिए बाबर से शुरू करते हैं। पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और वंश तो देखिए, पिता की तरफ से तैमूर और माँ की तरफ से चंगेज खान, मतलब जबरदस्त विरासत। सोचिए, सिर्फ 12 साल का 1494 में फरगना का शासक बन गया, लेकिन ज्यादा टिका नहीं। हाँ, सिंहासन जल्दी हाथ से निकल गया। कई साल इधर उधर भटकने के बाद 1504 में उसने काबुल पर कब्जा किया, और यही काबुल आगे चलकर हिंदुस्तान फतह का बेस बना। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, उसे भारत आने का न्योता मिला था दौलत खान लोधी ने। अच्छा, इब्राहिम लोदी के खिलाफ मदद के लिए। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ न्योते की बात नहीं थी। वो जो उसे पहले फरगना से उज़्बेकों ने निकाला था ना, हाँ। उस अनुभव ने, मतलब उसकी महत्वाकांक्षा को एक नई दिशा दी थी। भारत उसके लिए एक मौका था अपनी किस्मत आजमाने का। और यहाँ से मामला एकदम तेज हो जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526। बाबर बनाम इब्राहिम लोदी। लोदी की सेना बहुत बड़ी थी। हाँ, पर बाबर जीत गया। कैसे? यहीं आता है वो गेम चेंजर, बारूद, तोपखाना। भारत में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। और वो तुलुगमा युद्ध नीति भी, दुश्मन को साइड से घेरना और फिर तोपों के सामने ले आना। बिल्कुल। और इसी जीत के बाद उसने पादशाह का खिताब लिया, जो सुल्तान से अलग एक ज्यादा बड़ी, ज्यादा स्वतंत्र हैसियत दिखाता था। हाँ, पर यह समझना जरूरी है कि पानीपत अंत नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। असल चुनौती तो बाद में आई। जैसे 1527 में खानवा, राणा सांगा के खिलाफ। वो तो बहुत शक्तिशाली राजपूत शासक थे। हाँ, फिर 1528 में चंदेरी, 1529 में घाघरा अफगानों से। मतलब लगातार लड़ाइयाँ, अपनी पकड़ मजबूत करनी थी। नींव डालना एक बात है, उसे जमाए रखना वो अलग ही चुनौती है। सही कहा। खैर, 1530 में आगरा में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसे दफनाया गया काबुल में। उसकी अपनी इच्छा थी। और उसने अपनी आत्मकथा भी लिखी, तुजुके बाबरी। हाँ, तुर्की जबान में। कमाल की किताब है। भारत के बारे में, यहाँ के मौसम, फल फूल, लोग, बड़ा साफ साफ लिखा है। उसी में चारबाग का जिक्र है। हाँ, वो 4 हिस्सों वाले बाग जो बाद में मुगल आर्किटेक्चर की पहचान बने। अच्छा। इसका बाद में फारसी में अनुवाद हुआ, बाबरनामा। हाँ, अब्दुल रहीम खाना ने किया। और अंग्रेजी में भी हुआ। उसने कुछ बनवाया भी, पानीपत में काबुली बाग मस्जिद, आगरा में आराम बाग। तो बाबर ने तो नींव रख दी, लेकिन अब साम्राज्य संभालने की बारी थी उसके बेटे हुमायूं की। हाँ, 1530 में वो गद्दी पर बैठा। मगर उसके लिए रास्ता आसान नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। चुनौतियां ही चुनौतियां। और सबसे बड़ी चुनौती तो घर से ही मिली। हाँ, उसके भाई कामरान, हिंदाल, अस्करी, वो ही उसके खिलाफ साजिशें कर रहे थे। तैमूरी रिवायत थी शायद भाइयों में सल्तनत बांटने की, पर यहाँ तो दुश्मनी हो गई। और इसी आपसी फूट ने मतलब हुमायूं को अंदर से बहुत कमजोर कर दिया। और ठीक इसी वक्त एक नया, ज्यादा ताकतवर दुश्मन उभर रहा था, शेरशाह सूरी। बिल्कुल, शेरशाह ने हुमायूं की इसी कमजोरी का फायदा उठाया। नतीजा 2 बड़ी हारें, चौसा 1539 और फिर कन्नौज, जिसे बिलग्राम की लड़ाई भी कहते हैं, 1540 में। इन लड़ाइयों में हुमायूं की बुरी तरह हार हुई, मतलब सब कुछ खत्म। इतना कि उसे हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। हाँ, उसे निर्वासन में जाना पड़ा। उसने ईरान में पनाह ली, सफवी शाह के दरबार में। दिलचस्प बात यह है कि भागने से पहले उसने दिल्ली में दीन-ए-पनाह नाम का एक किला बनवाया था। हाँ, शायद अपनी दूसरी राजधानी बनाने की सोच रहा होगा, पर वो कोशिश अधूरी रह गई। और उसकी बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने हुमायूं नामा लिखी, उसकी जीवनी। तो उससे उस दौर के बारे में काफी कुछ पता चलता है। लेकिन हुमायूं की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी में एक और मोड़ था। शेरशाह की मौत हो गई, उसके बाद अफगानों में आपस में लड़ाई शुरू हो गई। और हुमायूं ने मौका देखा। हाँ, सफवी शाह की मदद ली और 1555 में वापस हिंदुस्तान पर हमला किया। अपने दुश्मनों को हराया और दिल्ली का तख्त फिर से हासिल कर लिया। काफी नाटकीय वापसी थी ये। बहुत नाटकीय। पर किस्मत देखिए, तख्त वापस मिला, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए। हाँ, 1556 में दिल्ली में उसी दीन-ए-पनाह किले में, वहां एक लाइब्रेरी थी, शेर मंडल। उसी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। इतनी जद्दोजहद के बाद मिली सल्तनत का सुख ज्यादा दिन नहीं भोग सका। उसे दिल्ली में ही दफनाया गया। उसका मकबरा, जो उसकी बेगम हाजी बेगम ने बनवाया। हाँ,
वो चारबाग स्टाइल का एक बेहतरीन नमूना है। कहते हैं ताजमहल की प्रेरणा भी वहीं से मिली। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा मुगलों का भारत आना कितना उतार चढ़ाव भरा था। हाँ, नई मिलिट्री तकनीकें थीं, पर साथ ही भाइयों की दुश्मनी, हार, देश निकाला। और फिर एक अनिश्चित सी वापसी। नींव तो पड़ गई, पर जमीन काफी हिल रही थी, अस्थिर थी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सिर्फ लड़ाई जीतना काफी नहीं है। साम्राज्य को बनाए रखने के लिए अंदरूनी एकता चाहिए, मजबूत इंतजाम चाहिए। बाबर और हुमायूं का दौर वो लगातार संघर्ष का दौर था। बाहरी दुश्मन तो थे ही, अंदरूनी झगड़े भी कम नहीं थे। शायद उनके तजुर्बों ने ही आगे आने वाले बादशाहों, खासकर अकबर, के लिए एक सबक का काम किया। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर हुमायूं वापस ना आ पाता, या फिर शेर शाह सूरी जिसने इतना अच्छा प्रशासन शुरू किया था, अगर वो कुछ साल और जी जाता, तो आज हिंदुस्तान का इतिहास कितना अलग होता। नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम मध्यकालीन भारत के दो बहुत ही प्रभावशाली शासकों पर बात कर रहे हैं। जी, शेरशाह सूरी और अकबर। हाँ, इनके नाम अक्सर साथ में लिए जाते हैं, पर इनके तरीके, इनकी विरासत काफी अलग थी। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके उदय, उनकी लड़ाइयों और खास तौर पर उनके प्रशासन पर काफी कुछ बताती है। तो आज का मिशन है इनके असर को, इनकी लिगेसी के जो मुख्य पहलू हैं, उन्हें समझना संक्षेप में। चलिए शुरू करते हैं शेरशाह सूरी से। इनका असली नाम तो फरीद खान था। अच्छा। और ये बिहार में सासाराम के एक जमींदार थे, हसन खान उनके बेटे थे। दिलचस्प ये है कि इन्हें पहले अपने पिता की जागीर संभालने का काम मिला, मतलब जमीन का इंतजाम, लगान वसूली वगैरह। तो प्रशासन का पहला अनुभव वहीं से मिला। जी हाँ, बिल्कुल वहीं से शुरुआत हुई। और फिर तो महत्वाकांक्षा बढ़ी, मुगल बादशाह हुमायूं को सीधी चुनौती दे दी। हाँ, पहले 1539 में चौसा की लड़ाई, फिर 1540 में कन्नौज। हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया और शेरशाह की उपाधि ली। शासन तो सिर्फ 5 साल का ही रहा, 1540 से 45 तक, पर कितना प्रभावशाली। बिल्कुल, इन 5 सालों में भी उन्होंने मालवा जीता, रणथंभौर, राजपूताना के कई हिस्से जैसे मारवाड़, अपनी पकड़ मजबूत की पूरे उत्तर भारत में। जी। लेकिन फिर 1545 में वो कालिंजर किले की घेराबंदी के दौरान एक धमाके में उनकी मौत हो गई। दुखद अंत। सिर्फ 5 साल, लेकिन उनके काम, खासकर प्रशासनिक सुधार, वो तो कमाल के थे। वो रुपया वाला सिक्का, हाँ, वो बहुत बड़ा कदम था। उस वक्त सिक्कों में बहुत मिलावट होती थी, कोई स्टैंडर्ड नहीं था। शेरशाह ने चांदी का एक मानक सिक्का चलाया, वजन तय, शुद्धता तय। इससे तो व्यापार में, लगान वसूली में बहुत फर्क पड़ा होगा, व्यवस्था ही होगी। बिल्कुल। और सिर्फ मुद्रा नहीं, पूरे साम्राज्य में वजन और माप के स्टैंडर्ड तय किए। इससे लेन देन में ईमानदारी बढ़ी, आसानी हुई। और वो सड़क, ग्रैंड ट्रंक रोड। जी हाँ, पेशावर से लेकर बंगाल में सुनारगांव तक, ये सिर्फ सड़क नहीं थी, ये तो समझिए व्यापार की, सेना की आवाजाही की, डाक व्यवस्था की रीढ़ थी। और उस पर वो सराय थोड़ी थोड़ी दूरी पर। हाँ, सराय बनवाएं, यात्रियों के लिए, व्यापारियों के लिए सुरक्षित पड़ाव थे। खाने पीने, ठहरने का इंतजाम, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त ध्यान दिया। अच्छा, और जमीन के मामले में? वो पट्टा और कबूलियत क्या था? हाँ, वो भी बड़ा सुधार था। उन्होंने जमीन की पैमाइश करवाई, फिर देखा कि औसत उपज कितनी है, और उसका करीब 1/3 हिस्सा लगान के तौर पर तय किया। ठीक है। किसानों को पट्टा दिया जाता था। ये एक तरह से जमीन पर उनके अधिकार का सबूत था। और कबूलियत? किसान कबूलियत पर दस्तखत करके ये कबूल करते थे कि हाँ, वो तय लगान देंगे। इससे चीजें साफ हो गईं, पारदर्शिता आई। और शायद बिचौलियों का रोल कम हुआ, क्योंकि वो सीधा किसानों से लगान लेते थे, जमींदारों को हटाकर। जी, ये भी एक अहम बदलाव था। जमींदारी व्यवस्था हटाकर सीधे रैयत से, मतलब किसान से कर लेना शुरू किया। वाकई कमाल है। सिर्फ 5 साल में इतना सब। दिल्ली का पुराना किला भी तो उनके समय का है। हाँ, और सासाराम में उनका मकबरा, वो तो आज भी आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। तो शेर शाह का दौर तूफानी था, मगर छोटा। उनके बाद मुगल वापस आए, और फिर आया अकबर का लंबा शासन, 1556 से 1605। जी, अकबर हुमायूं के बेटे थे, सिर्फ 13 साल के थे जब बादशाह बने। हाँ, काला नौर में ताजपोशी हुई थी। शुरू में तो बैरम खान उनके संरक्षक थे। जी, बैरम खान। उन्होंने ही पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी 1556 में, हेमू को हराया और मुगल सत्ता को फिर से जमाया।
अकबर का दौर तो फिर साम्राज्य के विस्तार और उसे मजबूत करने का था। बिल्कुल, और उनकी राजपूत नीति बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो सिर्फ लड़ाई और जीत की नहीं थी, उसमें एक तरह की साझेदारी बनाने की कोशिश भी दिखती है ना? सही कहा। अकबर ने लड़ाई भी की, लेकिन कूटनीति और रिश्तों पर भी जोर दिया। कई राजपूत राजाओं को मुगल सेवा में शामिल किया, ऊंचे पद दिए। जैसे आमेर के राजा भारमल, उनकी बेटी हरखाबाई से शादी की थी अकबर ने। जी, 1562 में। ये उनकी नीति का हिस्सा था, शायद साम्राज्य को स्थायित्व देने और एक मिला-जुला शासक वर्ग बनाने की कोशिश। हालांकि सबने अधीनता नहीं मानी। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह। हाँ, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत राणा प्रताप और बाद में उनके बेटे अमर सिंह, उन्होंने आखिर तक मुकाबला किया। हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 इसी का नतीजा थी। मेवाड़ की बात आई है तो कुंभलगढ़ किला भी याद आता है। कहते हैं उसकी दीवार चीन की दीवार के बाद दुनिया में दूसरी सबसे लंबी है। जी, 36 किलोमीटर लंबी। वो राजपूतों के प्रतिरोध का भी प्रतीक है। अच्छा, अब अकबर की धार्मिक नीति पर आते हैं। वो दीने इलाही 1581, ये क्या था असल में? कोई नया धर्म? इसे नया धर्म कहना शायद पूरी तरह सही न हो। ये एक तरह का नैतिक कोड या दर्शन जैसा ज्यादा था। मतलब? इसमें अलग अलग धर्मों की अच्छी बातें लेने की कोशिश थी, जैसे एकेश्वरवाद, सच्चाई, शांति पर जोर। जी। अकबर शायद इसके जरिए अपने इतने विविध साम्राज्य में कोई साझा आधार बनाना चाहते थे, या शायद वो खुद सभी धर्मों का सार तलाश रहे थे। हो सकता है। लेकिन ये कभी बहुत फैला नहीं। बीरबल अकेले हिंदू थे जिन्होंने इसे पूरी तरह अपनाया था। तो ये शायद ज्यादा एकेडमिक या कह लें कि एक एलीट किस्म का प्रयास रहा जो आम लोगों तक नहीं पहुंचा। हाँ, ऐसा लगता है। तो अगर हम दोनों शासकों को एक साथ देखें, शेरशाह सूरी जी, एक शानदार प्रशासक जिसने बहुत कम वक्त में व्यवस्था की नींव डाली, मुद्रा, सड़कें, जमीन का बंदोबस्त। जी, और अकबर जिन्होंने उस नींव कर एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, उसे मजबूत किया और साथ ही समाज और धर्म के लेवल पर कुछ नए प्रयोग भी किए। एक ने सिस्टम बनाया, दूसरे ने उस सिस्टम को इस्तेमाल करके साम्राज्य को फैलाया, टिकाऊ बनाया और एक खास पहचान दी। बिल्कुल, दोनों का भारतीय इतिहास पर असर बहुत गहरा रहा है। सही कहा। और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, क्या अकबर की कामयाबी, खासकर उनके प्रशासन और राजस्व के सुधारों में, कहीं ना कहीं शेरशाह की पहले से तैयार की गई जमीन पर टिकी थी? और अगर शेरशाह का शासन लंबा चलता तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? इस पर विचार कीजिएगा। तो आज हम मुगल बादशाह अकबर के दौर में एक डीप डाइव कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनकी जिंदगी की खास घटनाओं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर पर उनके असर और हाँ, उनके मशहूर 9 रत्नों पर काफी कुछ बताते हैं। जी। तो हमारा मिशन है अकबर के शासन और उनके विरासत के सबसे जरूरी पहलुओं को समझना, खासकर ये बात कि कैसे उनके शासन में अलग अलग धर्मों की वैल्यूज को मतलब एक साथ लाने की कोशिश की गई। हाँ, और ये स्रोत दिखाते हैं कि अकबर सिर्फ साम्राज्य फैलाने वाले बादशाह नहीं थे। उन्होंने आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शासन चलाने के तरीके पर भी बहुत गहरी छाप छोड़ी। ये सिर्फ जीतने की बात नहीं थी, उसे एक ढांचा देने की भी बात थी। इंटरेस्टिंग। स्रोतों में कुछ खास तारीखें और कंस्ट्रक्शंस भी दिखते हैं, जैसे 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ। हाँ। फिर फतेहपुर सीकरी का बनना शायद 1570 के आसपास। जी, लगभग उसी समय। पहले लाहौर गए, फिर वापस आगरा। इन बदलावों का क्या मतलब था? कोई खास वजह? हाँ, देखिए, स्रोत बताते हैं कि फतेहपुर सीकरी जो है वो सूफी संत सलीम चिश्ती के सम्मान में बनी थी। ओह, अच्छा। शायद एक तरह का आध्यात्मिक केंद्र बनाने का विचार था। और बुलंद दरवाजा वो गुजरात जीत की निशानी के तौर पे बनवाया गया। हाँ, ये तो सुना है। और राजधानियों का बदलना वो शायद उस वक्त की पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक जरूरतें दिखाता है। हाँ। आगरा का किला और हुमायूं का मकबरा भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, वो तो अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। बिल्कुल। तो ये इमारतें सिर्फ पत्थर की नहीं थी, ये अकबर की शक्ति और उनके विजन का बयान थी एक तरह से। और फिर आते हैं उनके दरबार के 9 रत्न। स्रोत कई नाम बताते हैं। बीरबल है, अपनी हाजिर जवाबी और प्रशासन के लिए मशहूर। हाँ, बीरबल। राजा टोडरमल, जबरदस्त वित्त मंत्री जिन्होंने वो दहसाला सिस्टम दिया। अबुल फजल, इतिहासकार। तानसेन, संगीत के जादूगर। ये लोग सिर्फ सलाहकार थे या इनका रोल कुछ और भी था? नहीं नहीं, ये सिर्फ सलाहकार नहीं थे, ये अपने अपने फील्ड में मतलब शिखर पर थे। तानसेन को ही लीजिए, उनका असली नाम रामतनु पांडे था। अच्छा, ये नहीं पता था। हाँ, वो पहले ग्वालियर के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। अकबर उन्हें अपने पास लाए और मियाँ की उपाधि दी।
ध्रुपद गायकी और रुद्र वीणा के उस्ताद थे वो। वाह। और अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी, उसके 3 हिस्से हैं, और जो तीसरा है आइन ए अकबरी, वो तो उस दौर के एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा आईना है, समझिए। हाँ, आईने अकबरी। और अबुल फजल के भाई थे फैजी, उन्होंने वो इबादत खाना शुरू करने में भी मदद की जहां अलग अलग धर्मों पर चर्चा होती थी। तो ये टीम अकबर की मल्टी टैलेंटेड अप्रोच दिखाती है, सबको साथ लेके चलने की। अच्छा, प्रशासन की बात चली है तो ये मनसबदारी सिस्टम का भी जिक्र आता है। हाँ, मनसबदारी। स्रोतों के हिसाब से ये एक तरह का रैंक सिस्टम था, जिसमें जात यानी पर्सनल रैंक और सवार यानी कितने घुड़सवार रखने हैं, बिल्कुल सही। उसके आधार पर सैलरी और मिलिट्री जिम्मेदारी तय होती थी। मैक्सिमम रैंक 7,000 बताया गया है। ये सुनने में तो काफी मतलब ऑर्गेनाइज लगता है। हाँ, ये एक तरीका था मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ने का। सैलरी नकद या फिर जागीर के रूप में मिलती थी। अच्छा, जागीर भी? जी, और लैंड रेवेन्यू के लिए वो दहसाला सिस्टम था। हाँ, टोडरमल वाला। हाँ, राजा टोडरमल का। इसमें पिछले 10 साल की औसत पैदावार का करीब 1/3 टैक्स के रूप में लिया जाता था। ओके। और जमीन को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था, जैसे पोलाज जो हमेशा खेती में रहती थी, परौती जो कुछ समय खाली रहती थी, चाचर, बंजर। अच्छा, मतलब उर्वरता के आधार पे? हाँ, उर्वरता और कितनी लगातार खेती हो रही है उस आधार पर। इसका मकसद था रेवेन्यू कलेक्शन में एक स्टेबिलिटी लाना और अंदाजा लगाना आसान करना। समझ गए। और इस सिस्टम को चलाने के लिए अधिकारी भी होंगे? बिल्कुल। कोतवाल थे शहर की व्यवस्था के लिए, दीवान रेवेन्यू देखते थे, मीर बख्शी मिलिट्री पेरोल संभालते थे, फौजदार प्रोविंशियल मिलिट्री कमांडर होते थे। ये सब मिलके उस बड़ी मशीनरी को चलाते थे। तो सिस्टम बनाने के साथ साथ कल्चर पर भी काफी जोर था। एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बना जिसने रामायण और महाभारत का पारसी में अनुवाद किया। महाभारत का नाम रज़्मनामा रखा गया था, है ना? जी हाँ, रज़्मनामा यानी जंग की किताब। बदायूनी और फैजी जैसे विद्वानों ने इसमें योगदान दिया। यह वाकई एक बड़ा कदम था अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ने का। और वो चारबाग गार्डन स्टाइल भी तो मुगलों की ही देन है। बिल्कुल, वो भी अकबर के समय में काफी लोकप्रिय हुआ। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, सब कुछ एकदम शांत नहीं था। स्रोत बताते हैं कि 1601 में असीरगढ़ किले का अभियान हुआ, पर करीब उसी समय शहजादे सलीम यानी जहांगीर ने बगावत ने कर दी थी। ओह, तो मतलब पारिवारिक चुनौतियां भी थीं। हाँ, एक इतने बड़े साम्राज्य को चलाना बहुत कॉम्प्लेक्स काम था। बाहरी जीत तो थी ही, अंदरूनी चुनौतियां भी थीं। खैर, 1605 में अकबर की मृत्यु हुई और उन्हें सिकंदरा, आगरा के पास दफनाया गया। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो स्रोत अकबर को एक ऐसे शासक के रूप में दिखाते हैं जिसने न सिर्फ मिलिट्री विक्ट्रीज हासिल की, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू सिस्टम, आर्किटेक्चर और अलग अलग कल्चर्स को एक साथ लाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे जजिया टैक्स हटाना या इबादत खाना बनाना, ये उनकी समावेशी नीति की तरफ इशारा करते हैं। तो अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत ये तो कहते हैं कि अकबर ने अलग अलग धर्मों के मूल्यों को मिलाने की कोशिश की और वो इबादत खाना में चर्चाएं भी होती थी। जी, तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि ये जो इंटरफेथ डायलॉग थे, इनकी असलियत क्या थी, ये कितने गहरे थे, और एक इतने विविध मल्टी रिलीजियस साम्राज्य में आपसी समझ और सहिष्णुता को बढ़ाने में ये कहाँ तक सफल हो पाए। शायद उनकी चुनौतियां और सफलताएं आज भी हमारे लिए कुछ मायने रखती हों।